हेलो बच्चों, एसवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज अपना टॉपिक है मादा जनन तंत्र या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र के यहाँ पे भाग है। जैसे नर जनन तंत्र के अंदर 3 भाग बताए थे। प्राथमिक जननांग, दूसरा था उसमें सहायक जननांग, तीसरा था इसमें सहायक ग्रंथियां। देखो ये 3 यहाँ पे नाम तो सेम चलेंगे। चौथा आता है इसमें स्तन ग्रंथियां। देखो प्राथमिक जननांग मादा जनन तंत्र के अंदर अंडाशय आता है। मादा जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक जननांग कौन सा होता है? अंडाशय। सहायक जननांगों के अंदर अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। देखो सहायक जननांगों के अंदर अंडवाहिनी हो गई, गर्भाशय हो गया और योनि। सहायक ग्रंथि में यहाँ पे ग्रंथि का नाम आता है बार्थोलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? बार्थोलिन। और नंबर 4 आता है यहाँ पे स्तन ग्रंथियां। देखो जो मादा जनन तंत्र है यहाँ पर 4 भागों के अंदर इसे डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंदर अंडाशय। सेकंड है सहायक जननांग। सहायक जननांगों में अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तीसरा है सहायक ग्रंथि, ये कौन सी होती है? बार्थोलिन। और चौथा आता है इसमें स्तन ग्रंथियां। देखो डायग्राम में यहाँ पर उदर गुहा के अंदर 2 अंडाशय उपस्थित होते हैं और जो दोनों साइड की जो किडनियाँ होती है वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं या उसके पास उपस्थित होते हैं। दोनों जो अंडाशय है दोनों साइडों से यहाँ पर 2 अंडवाहिनियाँ निकलती है। अंडवाहिनियों के अंदर 3 भाग आते हैं। पहला भाग इनफंडिबुलम होता है जो कि अंडाशय से संबंधित होता है। दूसरा आता है मुड़ा हुआ भाग, एम्पुला कहलाता है। और तीसरा आता है इसमें स्टिमस। और इन तीनों भागों को यहाँ पर सम्मिलित रूप से किसके नाम से जाना जाता है? अंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है इसमें गर्भाशय। देखो गर्भाशय यहाँ पर दोनों ओर की जो अंडवाहिनियाँ होगी ये आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर रही है? गर्भाशय का निर्माण करती है। इसके अलावा यहाँ पर गर्भाशय के भी 3 स्तर होंगे। एक सबसे अंदर की ओर एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और तीसरा आता है पेरीमेट्रियम। और चौथा भाग आता है योनि। मुख्य जो जननांग है या फिर जो मैथुनी अंग होता है मादा के अंदर वो कौन सा होगा? यहाँ पर योनि होती है। और फिर आती है इसमें सहायक ग्रंथि या फिर सहायक ग्रंथि में बार्थोलिन ग्रंथि। यहाँ पर योनि के अंदर ये ग्रंथि उपस्थित होती है और इसका जो स्राव होता है ये सार्य होता है। फिर आता है इसके अंदर स्तन ग्रंथि। और जो स्तन ग्रंथियाँ होती है ये वक्षीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित होती है या फिर वक्ष गुहा पर वक्ष जो स्थल होता है उसके ऊपर उपस्थित होती है। और जो स्तन ग्रंथियाँ होती है इनके द्वारा यहाँ पर दुग्ध का क्या किया जाता है? स्राव किया जाता है। अब यहाँ पर इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर अंडाशय। नंबर 1 अंडाशय। देखो मादा में यहाँ पर 2 अंडाशय उपस्थित होते हैं। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2, जिसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई होती है 3 सेंटीमीटर। और जो मोटाई होती है या व्यास ये 0.8 सेंटीमीटर होता है। देखो अंडाशय 2 से 3 सेंटीमीटर तो चौड़े लंबे होते हैं, 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 0.8 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? उदर गुहा में। उदर गुहा में जो वृक्क होते हैं या फिर किडनियाँ होती है वृक्क के समीप स्थित होते हैं। वृक्क के समीप। अब देखना
वर्षण के अंदर आपको बताया था वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश के अंदर उपस्थित है, जबकि जो अंडाशय है ये उदर गुहा के अंदर वृक्क के समीप स्थित होते हैं। अंडाशय के अंदर यहाँ पर जो अंडाणु होता है इसका निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब देखो अंडाशय की आंतरिक संरचना की बात करोगे तो यहाँ पर इसकी जो आंतरिक संरचना होती है ये भी यहाँ पर जटिल होती है। देखो जब मादा जो गर्भस्थ शिशु होती है या फिर जो गर्भस्थ भ्रूण होता है, जब भ्रूण 25 सप्ताह का होता है तो यहाँ पर इस 25 सप्ताह का जो भ्रूण होगा इसके अंदर जो प्राथमिक ओसाइट होती है उसका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। देखो यहाँ पर जो प्राथमिक ओसाइट है इसका निर्माण कब होता है? जब मादा गर्भस्थ भ्रूण 25 सप्ताह का होगा उस वक्त इसके अंदर प्राथमिक ओसाइट का निर्माण हो जाता है। लेकिन बाद में इसका जो परिवर्धन होता है, निर्माण तो कब हो रहा है? गर्भस्थ अवस्था के अंदर, और जो परिवर्धन होता है ये यौनारंभ में या फिर जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है उस वक्त यहाँ पर इस प्राथमिक ओसाइट का क्या होगा? परिवर्धन होता है। दोबारा देखना, यहाँ पर जो अंडाशय है इसके अंदर जो प्राथमिक ओसाइट है इसका निर्माण जब मादा गर्भस्थ भ्रूण 25 सप्ताह का होता है तो इसके अंदर प्राथमिक ओसाइट का निर्माण हो जाता है। परिवर्धन यहाँ पर इसका यौवन जो यौवनावस्था होती है या फिर यौनारंभ, या आप ये भी बता सकते हो जो किशोरावस्था होती है उस वक्त इसका परिवर्धन प्रारंभ होता है। इसके अलावा देखना यहाँ पर जो अंडाशय होता है, अंडाशय के 3 स्तर होते हैं। अंडाशय के 3 स्तर होते हैं जिसमें पहला आता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दूसरा आता है इसमें स्ट्रोमा या फिर जनन उपकला, और तीसरा आता है इसमें ट्यूनिका प्रोपेरिया। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट के अंदर 3 स्तर दिखाई देते हैं। पहला आता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दूसरा स्ट्रोमा या जनन उपकला, और तीसरा होता है इसमें ट्यूनिका प्रोपेरिया। देखो यहाँ पे मेन भाग आता है, यहाँ पे स्ट्रोमा या फिर जनन उपकला वाला भाग है। इसे भी 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आता है इसके अंदर कॉर्टेक्स आता है और दूसरा आता है इसके अंदर मेडुला। 2 भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। बाहरी जो भाग होता है इसे कॉर्टेक्स और जो मध्य भाग होता है इसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। अंडाशय का जो स्ट्रोमा वाला भाग है या जनन उपकला वाला भाग है इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स और जो मध्य भाग होता है इसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। अब जो बाहरी भाग है इस भाग के अंदर अंडपुट्टिकाएं पाई जाती है। इस भाग के अंदर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? अनेक अंडपुट्टिकाएं पाई जाती है। देखो अभी बताया था कि जो प्राथमिक ओसाइट है इसका निर्माण, प्राथमिक ओसाइट का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होता है, लेकिन परिवर्धन की बात कर रहे थे तो परिवर्धन यहाँ पर यौनारंभ या फिर किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण में इसका परिवर्धन होता है। तो यहाँ पर यौनारंभ के समय जो प्राथमिक ओसाइट होती है, प्राथमिक ओसाइट अपने चारों ओर कणिकीय संरचनाओं का निर्माण करती है और निर्मित जो संरचना होती है उसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। निर्मित जो संरचना है उस संरचना को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के द्वारा मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किया जाता है। इसके द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावण किया जाता है? मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किया जाता है। इसके पश्चात जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और
कणिकीय जो संरचनाएं होती है इनके मध्य एक गुहा बनती है। इस गुहा को एंट्रम कहते हैं। इस गुहा को किसके नाम से जाना जाता है? एंट्रम के नाम से जाना जाता है। इस गुहा में जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और कणिकीय जो संरचनाएं होती है ये आपस में डिस्कस प्रोलीजस की सहायता से जुड़ी रहती है। देखो यहाँ पर जो एंट्रम गुहा होती है, इस गुहा के अंदर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और कणिकाओं के मध्य आपस में जोड़े रखने वाली जो संरचना होती है उस संरचना को क्या बोलते हैं? डिस्कस प्रोलीजस के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर जो प्राथमिक oocyte होता है ये अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण करता है। इस आवरण को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। देखो जो प्राथमिक oocyte है ये अपने चारों ओर क्या कर लेता है? एक आवरण का निर्माण करता है। इस आवरण को क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो कोरोना रेडिएटा है ये भी क्या होगा? यहाँ पर पारदर्शी आवरण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित होता है? पारदर्शी आवरण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और इस पारदर्शी आवरण को जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। जो पारदर्शी आवरण है इस पारदर्शी आवरण को किस नाम से जाना जाता है? जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर जोना पेलुसिडा युक्त जो संरचना है इसके अंदर यहाँ पर जो प्राथमिक oocyte है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है या फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? द्वितीयक oocyte। और द्वितीयक oocyte युक्त जो संरचना होती है इसे यहाँ पर ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। द्वितीयक oocyte युक्त जो संरचना होती है उस संरचना को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ग्राफियन पुट्टिका के नाम से जाना जाता है। अब ग्राफियन पुट्टिका यहाँ पे फटती है और जो द्वितीयक oocyte होता है उसको यहाँ पर उदर गुहा के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। देखो ग्राफियन पुट्टिका फटने से जो द्वितीयक oocyte होती है इसको उदर गुहा के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। और मुक्त होने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को अंडो उत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे ग्राफियन पुट्टिका के फटने से जो द्वितीयक oocyte है ये उदर गुहा के अंदर मुक्त हो रहा है। और मुक्त होने की जो क्रिया है इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर अंडो उत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखना अंडोत्सर्ग की क्रिया होने के पश्चात द्वितीयक oocyte तो बाहर आ जाता है और जो शेष संरचना होती है, शेष संरचना ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है? कार्पस ल्यूटियम के अंदर परिवर्तित हो जाती है। हाँ जी, देखो द्वितीयक oocyte के बाहर निकलने के पश्चात जो शेष संरचना होती है इस संरचना को क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। यदि यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस एल्बिकेंस के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है? कार्पस एल्बिकेंस के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और जो मध्य चक्र होता है उस चक्र के द्वारा जो कार्पस एल्बिकेंस होती है इसे रक्त की सहायता से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज और देखना, जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती है इनके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावण किया जाता है? यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। दोबारा देखना, अंडाशय की संरचना 3 स्तर होते हैं। पहला ट्यूनिका एल्विजीनिया, सेकंड स्ट्रोमा या जनन उपकला और तीसरा है यहाँ पर ट्यूनिका प्रोपेरिया।
स्ट्रोमा या जनन उपकला को दो भागों के अंदर है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी भाग है और मेडुला मध्य भाग होता है। बाहरी जो भाग है इसके अंदर अंड पुट्टिकाएं पाई जाती है। देखो प्राथमिक जो ओसाइट है इसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था के अंदर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका शेष परिवर्धन या विकास यौवन अवस्था के अंदर प्रारंभ होता है। इस दौरान प्राथमिक जो ओसाइट है अपने चारों ओर कणिकीय संरचनाओं का निर्माण कर लेता है और निर्मित जो संरचना है इसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के नाम से जाना जाता है और इस संरचना के द्वारा मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किया जाता है। सेकंड आता है इसमें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, कणिकीय संरचना और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और कणिकीय संरचना के मध्य गुहा का निर्माण होता है। इस गुहा को एंट्रम के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर जो गुहा है इस गुहा के अंदर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और जो कणिकीय संरचनाएं होती है ये आपस में डिस्कस प्रोलीजस नामक तंतु की सहायता से आपस में जुड़ी हुई होती है। इसके पश्चात प्राथमिक जो ओसाइट है अपने चारों ओर एक आवरण निर्मित कर रहा है। उस आवरण को किसके नाम से जाना जाता है? कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। कोरोना रेडिएटा पारदर्शी आवरण का निर्माण कर रहा है जिसे जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। और जो जोना पेलुसिडा है इसमें से इसके अंदर प्राथमिक ओसाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट ही होगा, केवल इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा जिसके फलस्वरूप द्वितीयक ओसाइट का निर्माण होता है। अब जब द्वितीयक ओसाइट का निर्माण होता है तो निर्मित जो संरचना है उसे क्या कहेंगे? ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। इस समय ग्राफियन पुट्टिका फटेगी और जो द्वितीयक ओसाइट है इसे उधर गुहा के अंदर मुक्त कर दिया जाता है और मुक्त होने की क्रिया को यहाँ पर अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसके पश्चात द्वितीय ओसाइट के बाहर निकलने के पश्चात ग्राफियन पुट्टिकाओं की जो शेष संरचना है वो कार्पस ल्यूटियम के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है? कार्पस एल्बिकेंस के अंदर परिवर्तित हो जाती है, जिसे अगला जो मध्य चक्र आता है उस दौरान रक्त की सहायता से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब सेकंड भाग आता है इसके अंदर अंडवाहिनी। देखो सेकंड भाग है इसमें अंडवाहिनी। देखो प्रत्येक जो अंडाशय है, प्रत्येक अंडाशय से यहाँ पर जो अंडवाहिनी है अंडवाहिनी निकलती है। यहाँ पर अंडवाहिनी के तीन भाग होते हैं। पहला आता है इनफंडिबुलम, दूसरा आता है एम्पुला और तीसरा आता है इसमें स्टेमस। देखो अंडवाहिनी के तीन भाग है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस। अंडवाहिनी यहाँ पर नलिकाकार संरचना के रूप में उपस्थित होती है। इनफंडिबुलम प्रारंभिक भाग होता है अंडवाहिनी का जो कि कीप के समान संरचना के रूप में पाया जाता है। इस संरचना के अंदर यहाँ पर अनेक छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं और ये जो छोटे प्रवर्ध है इन प्रवर्धों के मध्य एक छिद्र उपस्थित होता है। इन प्रवर्धों के मध्य क्या पाया जाता है? एक छिद्र पाया जाता है और इस छिद्र को ओस्टियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओस्टियम के नाम से। तो यहाँ पर जब जो अंडाशय है इसमें से अंडाणु को मुक्त किया जाता है, उसके पश्चात जो अंडाणु होता है इस ओस्टियम की सहायता से अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा आता है इसके अंदर एम्पुला। अंडवाहिनी का जो मुड़ा हुआ भाग होता है इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? एम्पुला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है?
मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होगी, तो ये जो मुड़ा हुआ भाग है या फिर एम्पुला वाला भाग है, इस भाग के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे देखो अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयोजित होकर के जायगोट का निर्माण करते हैं। तीसरा आता है स्तमस। अंडवाहिनी का लंबा जो भाग होता है, इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, स्तमस के नाम से जाना जाता है। तीसरा भाग आता है इसके अंदर यहाँ पे गर्भाशय। देखो तीसरा भाग है गर्भाशय। देखो मानव के अंदर जो गर्भाशय है ये सिंप्लेक्स प्रकार का होता है। मानव के अंदर गर्भाशय किस प्रकार का होता है, सिंप्लेक्स प्रकार का। और सिंप्लेक्स का मतलब होता है दोनों जो गर्भाशय होते हैं ये आपस में संयोजित होकर के एक गर्भाशय का निर्माण या फिर एक बुंब या बच्चेदानी का निर्माण करते हैं। देखो गर्भाशय का प्रकार तो कौन सा है, सिंप्लेक्स प्रकार। इसके अंदर क्या होगा, दोनों ओर के जो गर्भाशय है ये आपस में संयोजित होकर के एक ही गर्भाशय का निर्माण करते हैं, जिसे बुंब या फिर बच्चेदानी के नाम से जाना जाता है। और गर्भाशय वह भाग होता है जिसके अंदर जो नवभ्रूणीय अवस्था के अंदर जो भ्रूण होता है उसका परिवर्तन होता है। गर्भाशय के अंदर 3 स्तर होते हैं। एक होता है एंडोमेट्रियम, सबसे आंतरिक जो भाग होता है इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये जो भाग है ये किससे संयोजित होता है, अंडवाहिनियों से संयोजित होता है और ये गुंबद के समान संरचना का निर्माण करता है। दूसरा आता है इसमें मायोमेट्रियम। गर्भाशय का जो मुख्य भाग होता है उस भाग को किस नाम से जाना जाता है, मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय का मुख्य भाग क्या कहलाएगा, मायोमेट्रियम कहलाता है। और ये जो भाग है ये मोटा पेशीय भाग होता है। ये भाग कैसा है, मोटा पेशीय भाग। तीसरा आता है इसमें पेरीमेट्रियम। सबसे गर्भाशय का सबसे अंतिम जो भाग होता है उस भाग को पेरीमेट्रियम के नाम से जाना जाता है, जो कि बाहर की ओर किसके अंदर खुलता है, योनि के अंदर खुलता है। फिर आता है इसमें नंबर 4 यहाँ पे योनि। देखो दोनों साइड के अंदर जो गर्भाशय की दीवारें होती है ये आपस में संयोजित होकर के किसका निर्माण करती है, यहाँ पे योनि का निर्माण करती है। इस योनि के अंदर यहाँ पर इस योनि में यहाँ पर एक श्लेष्मीय झिल्ली पाई जाती है जिसे हाइमन झिल्ली के नाम से जाना जाता है। जो योनि है यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, हाइमन झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और जब मादा द्वारा प्रथम बार यहाँ पे मैथुन किया जाता है तो उस दौरान ये झिल्ली यहाँ पे टूट जाती है। मादा द्वारा प्रथम बार मैथुन करने पर ये झिल्ली क्या होती है, यहाँ पे टूट जाती है। इसके अलावा एक भाग और आता है जिसे क्लाइटोरियस के नाम से जाना जाता है। क्लाइटोरियस यहाँ पर मादा में जो सीसन है उसका अवशेषी अंग होता है। जैसे सीसन नरजनन तंत्र के अंदर आता है, क्लाइटोरियस मादा के अंदर यहाँ पर अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इस क्लाइटोरियस पर स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है। क्लाइटोरियस पर स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है जिसके कारण लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न की जाती है। देखो एक अतिरिक्त भाग है क्लाइटोरियस, मादा के अंदर ये जो अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है। और अवशेषीय अंग किसका है, सीसन का अवशेषी अंग होता है। इसके ऊपर स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है जिसके कारण मादा के अंदर यहाँ पर लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो ये था यहाँ पे जनन, मादा जनन तंत्र। इसके अलावा इसके अंदर सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं जिसमें पहली ग्रंथि आती है बार्थोलिन। पहली ग्रंथि कौन सी आती है, बार्थोलिन। ये यहाँ पर योनि वाला जो भाग होता है उसके अंदर पाई जाती है, योनि के अंदर पाई जाती है।
इसके द्वारा यहाँ पर क्षारीय द्रव्य का स्राव किया जाता है। ये जो क्षारीय द्रव्य होता है यहाँ पर योनि को चिकना बनाता है, जिसके कारण मैथुन की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे सुगम हो जाती है। देखो, बार्थोलिन ग्रंथि योनि के अंदर पाई जाती है, क्षारीय द्रव्य का श्रावण किया जाता है, योनि को चिकना बनाती है और मैथुन की क्रिया को सुगम बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा एक ग्रंथि और आती है स्तन ग्रंथि या फिर स्तन ग्रंथियां। अभी बताया था कहाँ पर पाई जाती है, वक्षीय क्षेत्र पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, वक्षीय क्षेत्र में, उस वक्षीय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और जो वक्षीय क्षेत्र के अंदर अंशीय पेशियां होती है उनके द्वारा इनका क्या होता है, निर्माण होता है। वक्षीय क्षेत्र पर अंशीय पेशियों के द्वारा इनका निर्माण होता है। स्तन ग्रंथियां यहाँ पर अंगूर के गुच्छों के समान, अंगूर के गुच्छों के समान होती है, या फिर इनकी जो संरचना होती है ये अंगूर के गुच्छों के समान होती है। इन ग्रंथियों के बीच में यहाँ पर वसा उत्तक उपस्थित होता है, जिसके कारण मादा में जो स्तन होते हैं ये विकसित प्रकार के होते हैं। देखो, जो यहाँ पर जो ग्रंथियाँ होती है, स्तन ग्रंथियाँ, संरचना अंगूर के गुच्छों के समान है। इन गुच्छों के अंदर यहाँ पर वसा उत्तक पाया जाता है, जिसके कारण मादा में जो स्तन होते हैं ये विकसित प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो स्तन ग्रंथियाँ होती है, स्तन ग्रंथियाँ ये यहाँ पर दुग्ध वाहिनियों की सहायता से, दुग्ध वाहिनियों की सहायता से स्तनों के शीर्ष भाग पर, स्तनों के शीर्ष भाग पर खुलती है। देखो, स्तन ग्रंथियां दुग्ध वाहिनियों की सहायता से कहां पर खुलती है, स्तनों के शीर्ष भाग। स्तनों का जो शीर्ष भाग है इसे चुचुक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये गहरा रंग होता है, ये जो गहरा भाग होता है जिसे स्तन परिवेश के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग को स्तन परिवेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर 0.5 माइक्रोन के 20 से 25 सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। 20 से 25 सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों से यहाँ पर दुग्ध का क्या होता है, श्रावण होता है। इन छिद्रों से क्या होगा, दुग्ध का श्रावण होता है। देखो, मादा के अंदर प्रसव के समय या फिर जो गर्भावस्था आती है उस वक्त यहाँ पर जो स्तन ग्रंथियाँ होती है ये ज़्यादा सक्रिय होती है, और प्रसव के पश्चात यहाँ पर जो स्तन ग्रंथियाँ होती है इनके द्वारा यहाँ पर किसका श्रावण किया जाता है, दुग्ध का श्रावण किया जाता है। यहाँ पर जो दुग्ध है, प्रसव के पश्चात जो दुग्ध होता है इसे कोलेस्ट्रम या फिर खीस भी कहते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रम या खीस होती है ये शिशु के लिए संपूर्ण आहार के रूप में कार्य करती है, संपूर्ण आहार के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होगी वो भी अधिक होती है। एक ना, स्तन ग्रंथियां वक्षीय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है और अंशीय पेशियों के निर्माण से ये बनती हैं। अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है। इन गुच्छों के अंदर वसा उत्तक पाया जाता है, जिसके कारण मादा के अंदर जो स्तन होते हैं ये विकसित होते हैं। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध वाहिनियां निकलती है जो कि स्तनों के शीर्ष भाग पर आकर के खुलती है। इस शीर्ष भाग को चुचक कहते हैं। ये गहरे रंग का होता है, इसे स्तन परिवेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो स्तन ग्रंथियां हैं इनसे दुग्ध का श्रावण होता है, और प्रसव के पश्चात जो प्रथम दुग्ध होता है इसे कोलेस्ट्रम या फिर खीस कहते हैं, जो शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार का कार्य करती है। इस खीस या कोलेस्ट्रम के अंदर यहाँ पर जो प्रतिरोधक क्षमता, इस खीस के द्वारा शिशु के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो चुचक वाला भाग होता है इसके ऊपर 0.5 माइक्रोन के
20 से लेकर के 25 सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से जो दुग्ध होता है इसको बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है। ये था आज के लिए।